Hello students, we are reading chapter number 12. We are reading chapter number 12. In this chapter, our next topic is agrarian expansion with irrigation and agriculture. Agrarian expansion with irrigation and agriculture. यानी कृषि भूमि का विस्तार के साथ सिंचाई एवं कृषि. Okay, now let's start our topic. Agrarian expansion with irrigation and agriculture. कृषि भूमि का विस्तार के साथ सिंचाई और कृषि. Parantha first defeated the Pandyas but was defeated by Krishna. Parantha first defeated the Pandyas but was defeated by Krishna II of Rashtrakutas dynasty. पारंतक प्रथम ने पांड्यों को हरा दिया, किंतु पारंतक प्रथम को हारना पड़ा कृष्ण द्वितीय से राष्ट्रकूट वंश के, यानी राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण द्वितीय से पारंतक प्रथम को हारना पड़ा. ही रियलाइज, यानी उसने पांड्यों को तो हरा दिया. पारंतक प्रथम ने पांड्य वंश को या पांड्यों को तो हरा दिया, किंतु उसे हारना पड़ा कृष्ण द्वितीय से, जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था. He realized that to be successful in war, he must have a strong kingdom. उसने महसूस किया कि युद्ध में सफल होने के लिए उसके पास एक मजबूत साम्राज्य होना बहुत जरूरी है. To build such a kingdom, people must have enough food and the necessities of life. और एक मजबूत साम्राज्य का निर्माण करने के लिए उसकी प्रजा या उसके राज्य में रहने वाले लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में भोजन एवं जीवन जीने के लिए जरूरी आवश्यक साधन होने चाहिए, या जीवन जीने के लिए जरूरी जो आवश्यक साधन है वो उसकी प्रजा के पास होने चाहिए. Therefore, he and his successor laid much emphasis on the improvement of agriculture. और इसीलिए उसने और उसके उत्तराधिकारियों ने अनेकों प्रयास किए सुधार करने के लिए कृषि में सुधार के लिए. उसने और उसके उत्तराधिकारियों ने अत्यधिक प्रयास किए, यानी कृषि में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, कृषि में सुधार लाने के लिए, या कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि में सुधार लाने के लिए उसने, यानी पारंतक प्रथम ने और उसके उत्तराधिकारियों ने अत्यधिक प्रयास किए. दे प्रोवाइडेड ऑल फैसिलिटी टू एनकरेज एग्रीकल्चर. उन्होंने सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए. दे बिल्ड कैनाल्स एंड टैंक्स फॉर इरिगेशन पर्पस. उन्होंने नहरें और टांकों का निर्माण कराया सिंचाई के कार्य हेतु, या सिंचाई के लिए. उन्होंने सिंचाई के लिए नहरों और टांकों का निर्माण कराया. They ensured that no water was wasted and that embankments were built in the delta region to prevent flooding and canals had to be constructed to carry water to the field. उन्होंने they ensured that no water was wasted. उन्होंने ये तय किया कि किसी भी प्रकार का पानी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, और इस हेतु उन्होंने डेल्टाई क्षेत्रों में नदियों के तट पर तटबंदी करवाई. जिससे कि बाढ़ के समय पानी को रोका जा सके, पानी को व्यर्थ जाने से या पानी का व्यर्थ रहने से रोका जा सके. इस हेतु उन्होंने डेल्टाई क्षेत्रों में तटबंदी करवाई और साथ साथ नहरों का निर्माण कराया, और इन नहरों के माध्यम से नहरों का निर्माण कराया और इन नहरों का के माध्यम से पानी को या जल को इन नहरों के माध्यम से जल को खेतों तक पहुंचाया गया. Huge tanks were constructed in rocky plateau region to collect rainwater. विशाल टांकों का निर्माण किया गया
जो जो रॉकी प्लेटू रीजन था, यानी चट्टानी जो पठारी एरिया था या जो चट्टानी पठारी क्षेत्र था, उन चट्टानी पठारी क्षेत्रों में विशाल विशाल टांकों का निर्माण किया गया, विशाल टांकों का निर्माण किया गया पानी को इकट्ठा करने के लिए। इन एरियाज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इन डेल्टास वेल्स वर डग, और ऐसे क्षेत्र जहाँ की जमीनी पानी या जमीनी अंदरूनी पानी पाया जाता है, जैसे कि डेल्टा क्षेत्र, वहाँ पर कुएं खुदवाए गए, वहाँ पर कुएं खुदवाए गए। द रूलर एज वेल एज द एल्डर ऑफ द विलेज, the rulers as well as the elders of the village took an active interest to manage these irrigation works, organizing labor and resources, maintaining these works and deciding on how water is to be shared. शासकों के साथ साथ यहाँ तक कि जो गांवों के वृद्ध या गांव के जो वृद्धजन या बड़े लोग या वृद्धजन होते थे, उन्होंने भी बड़ी कर्मठता से इस प्रकार की व्यवस्था या इस प्रकार की सिंचाई कार्य की जो व्यवस्था थी उसमें भाग लिया, या इस प्रकार की व्यवस्था में भाग लिया, और श्रमिकों के संगठन बनाए और भंडारों का निर्धारण किया, रिसोर्सेज यानी साधन तैयार किए, और साथ में मेंटेनिंग दीज वर्क्स, इन कार्यों को लागू करवाया या इन कार्यों को शुरू किया या लागू करवाया, एंड डिसाइडिंग, और साथ में निर्णय लें कि किस प्रकार जल का विभाजन हो या किस प्रकार जल को बांटा जाए, ये भी इसमें तय किया गया, या इसका भी निर्धारण किया गया कि जल को किस प्रकार विभाजित किया जाए या जल का विभाजन किस प्रकार हो। sluice gates were constructed to regulate the outflow of water from a tank into the channels that irrigated the field, और sluice gate का निर्माण किया गया। sluice gate का मीन्स पानी निकालने की एक फाटक बनाई गई टांकों के सहारे, जिससे कि आउटफ्लो को या जिससे कि नियमित रूप से जो पानी का जो निकलने का जो पानी निकालते हैं टांकों में से, उसको निकाला जा सके, और उनको भिन्न चैनल्स या भिन्न जो नहर टाइप में जो बनाई जाती थी सिंचाई के लिए, जो खेतों तक पहुँचती थी, वहाँ उस स्लाइस गेट के माध्यम से जो पानी को निकाला जा सके, इस हेतु स्लाइस गेट का निर्माण किया गया, ताकि जो चैनल था उन चैनलों में अपनी मतलब आवश्यकता के अनुसार जो पानी है वो उसको निकाला जा सके, और उस पानी को फील्ड तक या उस पानी को खेतों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। द विलेजेस ऑफ पीसेंट्स बिकम प्रॉस्परस विद द, यानी स्लाइस गेट का जो कि एक प्रकार से कार्य करता था, पानी को रोकने का, टांकी के ऊपर बना होता था, और जब पानी चाहिए जो चैनल्स में पानी देना होता था तो स्लाइस गेट के माध्यम से उस चैनल में पानी छोड़ दिया जाता या स्लाइस गेट के माध्यम से पानी निकाल दिया जाता था, और उन चैनल्स के माध्यम से या जो नहरें या चैनल्स जो होते थे, उन चैनल्स के माध्यम से सिंचाई हेतु पानी को खेतों तक पहुंचाया जाता था। सिंचाई हेतु पानी को खेतों तक पहुंचाया जाता था। द विलेज यानी स्लाइस गेट काम करता था पानी को पहुंचाने का, टांकों से पानी को पहुंचाना, टांकों से जो पानी निकालने का काम, निकालने या छोड़ने या पानी को निकालने या छोड़ने का काम आता था स्लाइस गेट, और कितना पानी निकालना है या कितना पानी छोड़ना है ये स्लाइस गेट के माध्यम से तय होता था या निर्धारित होता था, और स्लाइस गेट के माध्यम से फिर उसे चैनल में या नहर में छोड़ा जाता था, और इन नहरों के माध्यम से या इन चैनल के माध्यम से उस पानी को सिंचाई हेतु खेतों तक पहुंचाया जाता था। द
The villages of peasants become prosperous with the spread of irrigation and agriculture. और गांव के जो किसान थे इस प्रकार की व्यवस्था से खुशहाल बने, समृद्धशाली बने और साथ साथ इसके माध्यम से कृषि की सिंचाई का विस्तार भी हुआ और इसके माध्यम से कृषि में सिंचाई का विस्तार भी हुआ। Organization of the administration. Our next topic is organization of the administration, यानी जो प्रशासन का जो संगठन या प्रशासन का जो प्रणाली कैसी थी, प्रशासनिक संगठन कैसा था या प्रशासनिक संगठन के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन या प्रशासन का संगठन या प्रशासनिक संगठन। सेटलमेंट और विलेजेस ऑफ पीजेंट वर कॉल्ड पुर, जो बस्तियां, आवास या गांव किसानों की बस्तियां या गांव प्राय पुर के नाम से जाने थे। किसानों की बस्तियां या गांव प्राय पुर के नाम से जाने जाते थे। ग्रुप ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट कॉल्ड नाडू, और इस प्रकार के गांवों का एक बड़ा समूह, इस प्रकार के गांवों का बड़ा समूह नाडू कहलाता था। रिच पीजेंट, यानी इस प्रकार के जब बहुत सारे पुर मिलकर बहुत सारे जो गांवों का समूह मिलकर जो बड़ी इकाई बनती थी, उस इकाई को नाडू के नाम से जानते थे। Rich peasants of the Vellalas caste control the affairs of the Nadu and rich peasants of Vellalas caste control the affairs of the Nadu under the supervision of central Chola government. जो धनी किसान होते थे, वेलाला जाति के, वो नियंत्रण करते थे नाडू के सभी मामलों पर, और इस नाडू पर इस नाडू इकाई की देखरेख होती थी केंद्रीय चोलों की केंद्रीय सरकार के माध्यम से। यानी इस नाडू पर नियंत्रण होता जो चोलों की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी या केंद्रीय सरकार थी, उसका नियंत्रण इस नाडू पर होता था। द विलेजेस काउंसिल एंड नाडू काउंसिल परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इंक्लूडिंग dispensing. The village council and Nadu council perform several administrative functions including dispensing justice and collecting taxes. जो गांव की परिषद होती थी या जो नाडू परिषद होती थी, वो कुछ प्रशासनिक कार्य करती थी, वो कुछ प्रशासनिक कार्य करती थी जिसमें सम्मिलित होता था न्याय प्रदान करना या न्याय उपलब्ध करवाना और कर का संग्रहण करना। The Chola kings gave some rich landowners title like Arya, chief, as marker of respect and entrusted them with important offices of the state at the center. चोल राजाओं ने कुछ धनी भूमि के मालिक या जो धनी जमींदार होते थे, जो अधिक भूमि के मालिक होते थे, या जो रिच या धनी लैंड ओनर्स होते थे, यानी जो समृद्धशाली, खुशहाल या रिच जो जमींदार होते थे, उनको चोल राजा एक उपाधि देते थे। उस उपाधि का नाम अरियार था, यानी मुखिया। और एक निशानी होती थी सम्मान में, एक दायित्व सौंपने की, एक सम्मान होता था, एक सम्मान की निशानी थी, एक महत्वपूर्ण दायित्व था, यानी एक महत्वपूर्ण दायित्व था, यानी एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा जाता था कि वो उनके पास मुख्य विद इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट एट सेंटर, कि उनके पास एक महत्वपूर्ण कार्यालय है या उनके पास महत्वपूर्ण कार्य है राज्य का या केंद्र के संबंध में, या केंद्र का जो है एक महत्वपूर्ण दायित्व है उनके पास, या जिन धनी या जमींदारों को जो ये अरियार या मुखिया की जो
मुखिया या अरियार की जो उपाधि दी जाती थी, टाइटल दिया जाता था, वो ये एंश्योर करता था, वो ये तय करता था कि वो एक राज्य के मुख्य या राज्य का एक मुख्य दायित्व उनके पास है, या राज्य के एक विभागीय या विभाग का रूप में या कार्यकारी या कार्यालय के रूप में काम करेंगे, या राज्य का एक मुख्य दायित्व इस अरियार नाम के जो जिसको ये उपाधि मिलती थी उसके या उस धनी लैंड ओनर्स के पास या उस रिच जमींदार के पास या उस रिच जमींदार के पास इस प्रकार का दायित्व होता था। उस रिच जमींदार के पास, उस रिच लैंड ओनर्स के पास या उस धनी जमींदार के पास इस प्रकार का दायित्व होता था। बिसाइड टाइप ऑफ लैंड्स, भूमि के प्रकार, टाइप ऑफ लैंड्स, भूमि के प्रकार। द चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड। चोल की जो अभिलेख है हमें कुछ भिन्न भिन्न वर्गों की जमीन के बारे में बताते हैं, यानी जमीन का जो वर्ग निर्धारण किया गया था या जमीनों को जो बांटा गया था भिन्न भिन्न वर्गों में, जमीनों को भिन्न भिन्न वर्गों में बांटा गया था, उसके बारे में बताते हैं। तो वेलन वेगई, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स प्रॉपर्टीज। वेलन वेगई एक जमीन होती थी जो प्राय नॉन ब्राह्मण को दी जाती थी, यानी जो गैर ब्राह्मण है उनकी जमीनों को वेलन वेगई कहा जाता था। ब्रह्मदेया यानी ऐसी जमीन, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण, ऐसी जमीन जो कि दान में या उपहार में दी जाती थी जमीन को, उसको ब्रह्मदेया कहा जाता था। साला भोगा, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए स्कूल, ऐसी जमीन जो एक विद्यालय के रखरखाव के लिए दी जाती थी। ऐसी भूमि जो विद्यालय के रखरखाव के लिए दी जाती थी उसे शाला भोगा कहा जाता था। उसे शाला भोगा यानी ऐसी भूमि जो विद्यालय के रखरखाव है वो दी जाती थी, उस भूमि को शाला भोगा कहा जाता था। देवदाना या देवदाना त्रिमुत्कनी लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल। देवदाना त्रिमुत्कनी लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल, ऐसी भूमि जो मंदिर को दान दी जाती थी उसको देवदाना तिरुमुत्कनी कहा जाता था। देवदाना तिरुमुत्कनी कहा जाता था ऐसी भूमि को जो कि मंदिरों को दान दी जाती थी। पालाई चंदनम लैंड डोनेट टू द जैन इंस्टीट्यूशन, यानी ऐसी भूमि जो कि जैन संस्थानों को दान दी जाती थी, इस प्रकार की भूमि को पालाई चंदनम कहा जाता था। इस प्रकार की भूमि को पालाई चंदनम कहा जाता था। Beside Pellanadu was the land given for cultivation commoners, it covered a wider territory, यानी besides Pellanadu, इसके अलावा पेरानाडु एक ऐसी जमीन थी, was the land given for cultivation to commoners, यानी ऐसी भूमि जो कि आम लोगों को या सामान्य जनता को कृषि की बुआई के लिए जाती थी। ऐसी भूमि जो सामान्य जनता को कृषि करने के लिए या बुआई करने के लिए या कृषि करने के लिए या खेतीबाड़ी या कल्टीवेशन करने के लिए या बुआई करने के लिए दी जाती थी, ऐसी ज़मीन को पेरानाडु, यानी ऐसी ज़मीन जो कृषि करने के लिए या बुआई करने के लिए दी जाती थी, इस प्रकार की ज़मीन को पेरानाडु कहा जाता था। इट कवर ए वाइडर टेरिटरी, और ये एक बहुत बड़े इट कवर ए वाइडर टेरिटरी, और ये बहुत बड़े प्रांत के बहुत बड़े हिस्से को ये फैली हुई थी, या राज्य के बहुत बड़े या प्रांत के बहुत बड़े हिस्से में ये फैली हुई थी। देयर वर ए लार्ज नंबर ऑफ ब्रह्मदेया और ब्राह्मणा सेटलमेंट इन कावेरी वैली, और बहुत बड़ी मात्रा में ब्रह्मदेया या ब्राह्मणों के आवास थे कावेरी घाटी में या कावेरी घाटी के आसपास। बड़ी संख्या में ब्रह्मदेव या ब्राह्मण भूमि का विस्तार था।
ब्राह्मणों के आवास थे कावेरी घाटी में। ईच ब्रह्मदया was looked after by a sabha assembly of prominent Brahman land owners. Sorry, each brahmadaya was looked after by a sabha assembly of prominent Brahman landholders. ईच ब्रह्मदया, तो प्रत्येक ब्रह्मदया की देखभाल की जाती थी एक सभा के माध्यम से, जो होती थी प्रसिद्ध प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। एक जो होती थी प्रसिद्ध जो ब्राह्मण होता था, एक बड़ी भूमि का मालिक होता था, ज़्यादा अत्यधिक बड़ी भूमि का जो एक मुखिया ब्राह्मण होता था, यानी जिसके पास ज़्यादा बड़ी भूमि का स्वामी हो, ऐसे बड़ी भूमि के या ऐसे बड़ी भूमि के जो बड़ी भूमि का जो मालिक ब्राह्मण मालिक होता था, ऐसे बड़ी भूमि का जो मालिक ब्राह्मण होता था, उस प्रसिद्ध ब्राह्मण मालिक को या उस प्रसिद्ध ब्राह्मण को इस प्रकार की सभा में नियुक्त किया जाता था, या इस प्रकार सभा का संचालन वो करता था और वो देखभाल करता था पूरी ब्रह्मदया मतलब ऐसी भूमि जो ब्राह्मणों को दी जाती थी, उसका देखभाल या उसकी निगरानी, उस पर निगरानी ये रखता था। यानी ये जो कि एक सभा का जो होती थी, उसका जो प्रसिद्ध जो ब्राह्मण लैंड होल्डर्स होता था, वो इस पर जो बड़ा ब्राह्मण बड़ी भूमि का मालिक होता था, वो ब्राह्मण इस पर या इस ब्रह्मदया भूमि की निगरानी रखता था। यानी एक प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स जो होता था, वो इस ब्रह्मदया भूमि की देखभाल करता था और उसकी निगरानी रखता था। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम Utrameru in Chingleput district, Tamil Nadu provide details of the way in which the sabha was organized। और एक अभिलेख है उत्तरामेरू चिंगलेपुट जिला में उत्तरामेरू का से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिला के उत्तरामेरू से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें ये सभा किस प्रकार इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस सभा के संगठन के बारे में, इस सभा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। द सभा है सेपरेट कमेटी टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क, गार्डन, टेम्पल एक्सेट्रा। और ये सभा एक सेपरेट कमेटी और एक अलग समिति होती थी जो देखभाल करती थी सिंचाई के कार्य, बगीचों की, मंदिरों की इत्यादि की। The members of these committee were selected by what is called as lottery system today। और इस सभा के जो सदस्य है वो चुने जाते थे आज के युग में जो लॉटरी सिस्टम है, उस लॉटरी सिस्टम के माध्यम से इस समिति के सदस्यों को या इस सभा के सदस्यों को या इस समिति के सदस्यों को चुना जाता था। एज एवरीवन थ्रूआउट हिमसेल्फ सुपीरियर। यानी इस सभा के सदस्यों को कैसे चुना जाता था? आज जो लॉटरी सिस्टम होता है, उस लॉटरी सिस्टम के माध्यम से इस सभा या समिति के सदस्यों को चुना जाता था। एज एवरीवन थॉट हिमसेल्फ सुपीरियर, देयर वाज नो वे आउट। जैसा कि एज एवरीवन थॉट हिमसेल्फ सुपीरियर, देयर वाज नो वे आउट। द डिसीजन ऑफ द असेंबली वर रिकॉर्डेड इन details in inscription often on the stone walls of temple। जैसा कि हर कोई अपने आप को कुछ समझता था, there was no way out, और इसका कोई तरीका नहीं था। और जो निर्णय थे, there was no way out, और इसका कोई तरीका नहीं था। और जो निर्णय थे, और जैसा कि हर कोई उस समय अपने आप को ऊपर समझता था या बड़ा समझता था, इसको कोई तरीका नहीं था। और जो इसमें निर्णय लिया गया था, डिसीजन, देयर वाज नो वे आउट एज एवरीवन थॉट हिमसेल्फ सुपीरियर। जैसा कि हर कोई अपने आप को ऊपर समझता था, उत्कृष्ट समझता था, और उसका कोई तरीका नहीं था। द डिसीजन ऑफ असेंबली वर रिकॉर्डेड इन डिटेल्स इन इंस्क्रिप्शन ऑफन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल। और जो निर्णय लिए जाते थे सभा के, उनको रिकॉर्ड किया जाता था रिकॉर्ड इन डिटेल, बड़े विस्तृत तरीके से अभिलेखों के रूप में। प्राय ये
इंस्क्रिप्शन स्टोन वॉल पर लिखे जाते थे, या मंदिरों की दीवारों पर, या मंदिरों स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल, और प्राय ये जो इंस्क्रिप्शन है वो मंदिरों की दीवारों पर लिखे जाते थे। इन टाउन नगरम, the association of traders also occasionally perform administrative function। और जो कस्बों के अंतर्गत नगरम जो नाम की सभा होती थी वो एक प्रशासनिक कार्य किया करती थी। वो अनेक अवसरों पर प्रशासनिक कार्य किया करती थी। However, the inscription do not tell about the lives of ordinary men and women। फिर भी जो अभिलेख है वो हमें नहीं बताते हैं आम लोगों की, आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में, आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में। पेरिया पूर्णम, a 12th century Tamil works tell us about their lives in a small hut under the old hedges in the outskirts of the town। एक 12वीं शताब्दी का तमिल जो लेख है या तमिल पुस्तक है वो हमें उनके जीवन के बारे में बताती है कि वो लोग छोटी झोपड़ियों में रहते थे, जिस पे पुरानी जो घास फूस की छत, जिस पर एक पुरानी घास फूस की छत हुआ करती थी। और प्राय ये लोग गांव या नगर, प्राय ये लोग जो थे वो जो इनमें यानी छोटी झोपड़ियों में और छोटी झोपड़ी जो हट होती थी उनमें रहने वाले, और जिन पर घास फूस की जो छत होती थी, घास फूस की जिनमें छत होती थी, ये इन घरों में रहने वाले प्राय नगर के बाहर इन घरों में रहने वाले प्राय नगर के बाहर रहते थे। They were called Puliyas or outcasted by the upper caste such as Brahmavas and Velavas या Velalas। They were called Puliyas or outcasted by the upper castes such as Brahmavas and Velalas। उनको पुलियास या बहिष्कृत कहा जाता था या बाहरी जात का कहा जाता था, ऊपरी जाति के लोगों के द्वारा, जैसे कि ब्राह्मणों के द्वारा, और जो वेलालास जो उच्च वर्ग के जो किसान होते थे, उच्च जाति के जो किसान होते थे, उनके द्वारा इनको पुलियास कहा जाता था। इनके द्वारा इनको पुलियास कहा जाता था। But in all their pitiable poverty, the children, women and men were busy and content in playing with animals, singing as they were husking paddy। किंतु जैसा कि उनकी जो मासूम गरीबी थी, जैसा कि उनकी जो मासूम गरीबी दिखाई देती थी या गरीबी थी, तो भी गरीबी थी। बच्चे, महिलाएं और आदमी या पुरुष, बच्चे, महिलाएं और पुरुष व्यस्त रहते थे, यानी गरीबी के होने के बाद भी, यानी मासूम गरीबी में होने के बाद भी, या मासूम गरीबी होने के बाद भी, किंतु मासूम गरीबी होने के बाद भी, या उनके यहाँ गरीबी होने के बाद भी, या मासूम गरीबी होने के बाद भी बच्चे, महिलाएं, पुरुष इत्यादि व्यस्त रहते थे और संतुष्ट रहते थे विभिन्न पशुओं के साथ खेल कर, गाना गाकर, और अपने जो धान होता था, धान की जो छिलका उतारने के कार्य में, जो धान पर जो छिलका होता था उन छिलकों को उतारने के कार्य में ये लोग बिजी रहते थे। ओके, थैंक यू।